हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नेशनल इनकम का नेक्स्ट टॉपिक। हमने जो कल टॉपिक किया आपने वो अगर देखा है तो उसमें हमने मेनली कंसेप्ट की थी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। और हम अगर नेशनल इनकम को समझ रहे थे तो नेशनल इनकम के बारे में मैंने जो चीज़ लिखी थी कि नेशनल इनकम हमारी क्या है, नेशनल इनकम हमने कहा था सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को हमने कहा सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये कंसेप्ट तो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझने हैं इन दो वर्ड के अंदर कि व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर इनकम एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट। फैक्टर इनकम हमने कहा कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो अपनी जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं प्रोड्यूसर को, उसके बदले में जो इनकम जनरेट हुई उसको फैक्टर इनकम कह रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हर तरीके की इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस और प्रॉफिट फैक्टर इनकम हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे रिसोर्सेज एज एन फैक्टर ही यूज़ नहीं हुए तो इनकम जो जनरेट हुई वो फैक्टर इनकम कैसे हो जाएगी। एक एग्जांपल लीजिए, आपने पैसा अपने फ्रेंड को दिया, उसकी किसी कंजम्पशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसने आपसे हेल्प मांगी कि मेरे को बाइक लेनी है, कार लेनी है, आपने उसको पैसा दिया। अब उसने आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट लौटा दिया। अब जो इंटरेस्ट आपको मिला क्या वो फैक्टर इनकम है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जिसको पैसा दिया है वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है और आपका पैसा जब प्रोड्यूसर के फैक्टर ही नहीं बना तो वो आपकी इनकम फैक्टर इनकम कैसे बन गई। वही पैसा अगर आपके फ्रेंड ने अपने बिजनेस पर्पस के लिए मांगा होता, फिर इंटरेस्ट दिया होता तो बन जाता, क्योंकि आपके रिसोर्स ने फैक्टर का रोल प्ले करा है वहाँ पर, तो ही वो फैक्टर प्रोडक्शन आएगा। हम यहाँ पर आज फैक्टर इनकम और वो पढ़ चुके हैं ट्रांसफर इनकम। अब हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं आज की वो है हमारी नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए, हम अगर आपको एक कहें कि अपनी फैमिली इनकम बताइए, तो अगर आपको अपनी फैमिली की कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि फैमिली मतलब क्या, हमारी जो क्लोज फैमिली है उसको न्यूक्लियर फैमिली को ही काउंट करें कि मदर फादर और बच्चे जो हैं उनको लें, या हम ग्रैंड पेरेंट्स और जो हमारे इन लॉज हैं उनको भी हम काउंट करें। अगर हमें हमारी फैमिली की कंसेप्ट क्लियर है तो ही हम फैमिली इनकम निकाल पाएंगे कि फैमिली में किस किस को ले सकते हो और किस किस को नहीं। इन द सेम मैनर अगर नेशनल इनकम है, पूरे नेशन में जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सब की इनकम को अगर हम ऐड करें तो हमें नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम या नेशनल इनकम मिलेगी। लेकिन उससे पहले समझिए कि नॉर्मल रेजिडेंट है कौन। सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीज़न अलग अलग चीज़ें होती हैं। सिटीज़नशिप और नॉर्मल रेजिडेंट अलग कंसेप्ट हैं। सिटीज़नशिप की जहाँ तक बात आती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कंसेप्ट है, वो हमें राइट टू वोट या हमारे देश के संवैधानिक अधिकारों के लिए दी गई है। सिटीज़नशिप काफ़ी अलग कंसेप्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट अलग है। पहले तो इसको मिक्स मत करिए। तो हम हो सकता है कि सिटीज़न किसी दूसरे देश के हों और नॉर्मल रेजिडेंट किसी दूसरे देश के, ये हो सकता है। नॉर्मली तो यही होता है कि हम जिस देश के सिटीज़न भी हैं, जैसे मैं अगर इस देश में सिटीज़न भी हूँ और मैं इस देश की नॉर्मल रेजिडेंट भी हूँ। नॉर्मली तो हमने ये देखा है, तो नॉर्मली देखा होता है तो हम मान लेते हैं हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जो पहली चीज़ समझने की है, नॉर्मल रेजिडेंट होना और सिटीज़नशिप होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मल रेजिडेंट अलग कंसेप्ट है और सिटीज़न होना अलग कंसेप्ट है। अब नॉर्मल रेजिडेंट की जहाँ तक बात आती है, नॉर्मल रेजिडेंट इज वन, नॉर्मल रेजिडेंट इट इज वन। अब ये जो वन बात आई, यहाँ पर मैंने वन पर्सन नहीं लिखा, क्योंकि सिटीज़न तो एक पर्सन ही हो सकता है, कोई कंपनी थोड़ी ना सिटीज़न हो सकती है। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट की जहाँ तक बात होती है, किसी कंपनी को राइट टू वोट नहीं मिलता है ना, तो कंपनी सिटीज़न नहीं हो सकती है। लेकिन वन नॉर्मल रेजिडेंट जो है कौन कौन हो सकता है? वन, इट मे बी ए पर्सन
और इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन। तो नॉर्मल रेजिडेंट की जहाँ तक बात आती है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो सकता है? नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और नॉर्मल रेजिडेंट एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। एक पर्सन मतलब एक लिविंग पर्सन है, और इंस्टीट्यूशन सिटीजन नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, सिटीजन नहीं हो सकता है। जितनी भी कंपनीज हैं, भारतीय कंपनी अगर हम कहें, मल्टीनेशनल कंपनीज कहें, बाहर की किसी देश की कंपनी है, वो हमारे देश की या किसी देश की सिटीजन नहीं है, पर वो उनका नॉर्मल रेजिडेंट का स्टैंडर्ड बताती है। तो कोई वन इसलिए लिखते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट को ये नहीं लिखते इट इज़ अ वन पर्सन, हम लिखते इट इज़ वन। इट मे बी ए पर्सन और इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड्स इनटू। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हु नॉर्मली रिसाइड्स। नॉर्मली रिसाइड्स की कंसेप्ट जो है अभी बहुत डिटेल में नहीं दी होती, पहले दे रखी होती थी। नॉर्मली रिसाइड्स इनटू अवर कंट्री, इनटू ए कंट्री जो उस देश में नॉर्मली रहता है। अब नॉर्मली रिसाइड्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पर है एटलीस्ट 183 डेज ए, ठीक है, ईयर, एक साल में कम से कम वो हमारे देश में 183 दिन, मोर देन हाफ ईयर वो हमारे देश में रहा हो। बहुत डिटेल में नहीं दे रखा आपकी बुक्स में, सिर्फ इतना लिखा है नॉर्मली रिसाइड्स। नॉर्मली रिसाइड्स में हम यही मानेंगे कि उसने एक साल का अधिकतर समय अपने देश में। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सिटीजनशिप ऐसे हर रोज़ जो है वो पता नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट की जो कंसेप्ट है वो हमें हर रोज़ ही पता करनी पड़ती है। तो हमने ये कहा कि एक नॉर्मल रेजिडेंट है, इट इज़ वन हु नॉर्मली रिसाइड्स, यानी कि वो हाफ देन ए ईयर इसी देश में रहता है, नॉर्मली रिसाइड्स। और एक चीज़ हम जो बात कर रहे थे, सिटीजनशिप ऐसे हर ईयर कैलकुलेट नहीं होती है, जबकि नॉर्मल रेजिडेंट का स्टेटस जो है हमें हर बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली रिसाइड्स इनटू अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये अब एक बड़ी कंसेप्ट आएगी, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, इन दैट कंट्री। या हम अपनी बात करें तो हमारे देश के अंदर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने चाहिए। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन हमारी पूरी होती है। नॉर्मल रेजिडेंट इज वन हु नॉर्मली रिसाइड्स इनटू अवर कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अवर कंट्री। अब ये बात पूरी समझते हैं। वन तो हमें क्लियर हो गया कि वन कोई पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई कंपनी भी। पतंजलि कंपनी हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट भी है, टाटा कंपनी भी हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट है ना। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट वाली बात आ गई। हु नॉर्मली रिसाइड्स इनटू कंट्री, जो नॉर्मली हमारे देश में ही रह रहे हैं। हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री, और जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब ये बात आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसको कहते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक सिंपल इतनी सी चीज़ है कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन सोर्स इंडिया में होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, उसका मेन जो सोर्स है, मेन उसका काम हमारे देश में होना चाहिए, उसी को हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट मानते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा, हम एक की डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमारे देश में है या नहीं है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमने कहा कि उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर हमारे देश में होना चाहिए, उसका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट मेनली हमारे देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता चलता। चलिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट पता लगाने के लिए एक और भी है। अगर तो हम बात करें किसी इंस्टीट्यूशन की, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पता लगाना बिल्कुल ही आसान है। कैसे पता लगाएंगे? सिर्फ इतना पता करिए कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। क्या पता करना है कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अगर इंडिया में है तो वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट है, और अगर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं बाहर है तो वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अब जितनी भी है हेड क्वार्टर्स बोल देते हैं नॉर्मली, कि जिस तरीके के पेप्सिको हैं, सैमसंग है, ठीक है, इस तरीके से हम अगर एग्जांपल लें तो ये सब कंपनियां, होंडा है, ये सब कंपनियों के हेड क्वार्टर्स इनके अपने देश में हैं,
कि जापान की कंपनी है होंडा, तो वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। वो हमारे देश में प्रोडक्शन भी करती हैं, उनके प्रोडक्शन के भी प्लांट है, वो बेचती भी हैं चीज़ें, वो सब ठीक है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर हमारे देश में नहीं है। तो होंडा कंपनी इटसेल्फ इज़ नॉट नॉर्मल रेजिडेंट, ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, और ये जो पैसा कमाती है वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इन द सेम मैनर जितने भी आपकी फॉरेन कंपनीज़ हैं, कोई भी हम फॉरेन कंपनीज़ ले लीजिए, नोकिया ले लीजिए, सैमसंग ले लो, एप्पल ले लो, ये सब हमारी नहीं है देश की कंपनियाँ। पेप्सिको हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, इसलिए ये जितना भी कमाती हैं ये हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है, बस दे आर नॉट अवर नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट की कीमें हमें ये समझना है, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है, ये हमारा देश इनके लिए सिर्फ एक कस्टमर है जो इनकी चीज़ें खरीदता है, इनका घर कहीं और है, तो ये अलग फैमिली मेम्बर से आते हैं, तो ये अलग फैमिली के हैं, तो इंस्टीट्यूशन में हमें देखना है रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन बात आती है एक पर्सन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रूव करने की, वो कैसे करेंगे? पर्सन के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप 3 चीज़ें देखिए, 3 चीज़ों की मैं नाम लिख रही हूँ, इनमें से कोई भी 2 अगर इंडिया के हैं तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ये 3 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ देखिए लोकेशन, कि काम कहाँ कर रहा है, रह कहाँ रहा है, पर्सन वो कहाँ है। दूसरी चीज़ देखिए उसका एम्प्लॉयर जो है वो कहाँ का है। तीसरी चीज़ देखिए उसका सिटीजनशिप जो है वो कहाँ की है। इन 3 में से कोई भी अगर 2 इंडिया की हैं तो वो हमारे इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी सिस्टर है और वो जो कंपनी है RBS कंपनी है उसमें काम कर रही है, और RBS जो है वो बाहर की फॉरेन कंपनी है, अब लेकिन वो गुड़गांव में रह रही है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं? पहली चीज़, मेरी सिस्टर की लोकेशन क्या आ रही है? इंडिया, उसका एम्प्लॉयर क्या है? फॉरेनर, लेकिन वो सिटीजन खुद कहाँ की है? इंडिया की। तो मेरी सिस्टर की इनकम नेशनल इनकम में ऐड हो रही है क्योंकि वो हमारे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। 3 में से 2 चीज़ें उसकी इंडिया की ही हैं, ठीक है। तो लोकेशन, एम्प्लॉयर, सिटीजनशिप, 3 चीज़ें हमें करनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फोसिस कंपनी है और उनकी मैसूर में ब्रांच है, वहाँ पर कोई जो पर्सन है लंदन से आया हुआ है वो उसमें काम कर रहा है। अब देखिए वो पर्सन जो है उसकी लोकेशन इंडिया आ गई, सिटीजनशिप बाहर की है, एम्प्लॉयर भी इंडिया, तो वो लंदन का होने के बावजूद वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 चीज़ें इंडिया की हो गई। इसी तरीके से SBI जो है उसकी ब्रांच मान लीजिए बाहर दूसरे देश में है, SBI की एक ब्रांच मान लेते हैं न्यूयॉर्क में है, अब उस न्यूयॉर्क में कोई इंडियन जाकर काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया ने अपने एक एम्प्लॉय को वहाँ वाली ब्रांच में काम करने के लिए भेजा। अब वो पर्सन का स्टेटस देख लेते हैं, उसकी लोकेशन बाहर चली गई पर वो सिटीज़न भी इंडिया का है और उसका एम्प्लॉयर भी इंडिया का है, तो वो भी कहाँ का माना जाएगा? उसकी इनकम भी देश के नेशनल इनकम में ऐड होगी, हालांकि वो फिजिकली इंडिया में नहीं रह रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर इंडिया का है, उसकी खुद की सिटीजनशिप इंडिया की है, तो वो माना जाएगा। तो पहले ही मैं बोल आई हूँ कि सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट अलग चीज़ें हैं। आप 3 में से 2 का फंडा याद रखिए, 3 चीज़ें देखनी है, पर्सन की लोकेशन कहाँ है, एम्प्लॉयर कहाँ का है, सिटीजनशिप कहाँ के हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो हमारे नेशनल इनकम में जिनकी इनकम ऐड हो रही है, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर इंडिया का है और वो लोकेशन जो रह रहे हैं वो भी इंडिया में है, तो सिर्फ उनकी सिटीजनशिप बाहर की है, बाकी वो पैसा जो कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम में ऐड इसलिए होगा क्योंकि वो खुद, लेकिन ये पर्सन पर अप्लाई हो रहा है। कंपनी के केस में कंपनी कितना ही टाइम यहाँ की रह जाए, लेकिन कंपनी अगर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस या उनका हेडक्वार्टर जो बोले वो अगर बाहर है, तो वो कंपनियाँ कितने ही टाइम यहाँ पर लोकेट हो जाएं, वो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं होंगी। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए इंस्टीट्यूशन के केस में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये देखना है इनका रजिस्टर्ड ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ का है, वो कंपनी फिर हमारे देश में कितने ही साल कर ले। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश में बहुत पुरानी है, फिर भी वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। और इसी तरीके से पर्सन के केसेस में हमें 3 चीज़ें चेक करनी है, लोकेशन, एम्प्लॉयर, ठीक है, और हमने तीसरा केस क्या लिया, सिटीजनशिप।
अगर कोई दो चीज़ें हमारी हैं तो फिर हमारा वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। तो जिस तरीके से इंडिया के ऑफिसेज में काम करने वाले जितने इंडियन हैं वो तो वैसे ही हो गए इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि उनकी लोकेशन भी इंडिया आ गई, उनकी सिटीजनशिप भी आ गई और उनका एम्प्लॉयर भी आ गया, तीनों चीज़ें हो गई। इंडिया के जितने भी ऑफिसेज हैं, इंडिया के जितने भी मतलब अपनी कंपनीज हैं, फर्म हैं और काम है, उनमें काम करने वाले वो फॉरेनर्स भी जो इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम भी हमारी ही इनकम में ऐड हो जाएगी, वो भी हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ होती है। एक और चीज़ समझने की है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कभी भी किसी देश की, बहुत सारे हैं, WTO, WHO, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये कुछ अलग अलग मतलब मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, इनके हेड ऑफिसेस जितने भी हैं ये कभी उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते जिसमें ये इस्टेब्लिश होते हैं, क्योंकि इन पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होंगे। लेकिन इनमें काम करने वाले लोग अगर सिटीजनशिप और लोकेशन का रूल फॉलो करें तो वो जिस देश में हैं वहाँ पर के ही माने जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है ये हमें समझ में आया, और जो नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, एम्बेसीज के रूल अलग होते हैं। एम्बेसीज क्या होती हैं, हिंदी में बोले तो दूतावास होते हैं। एम्बेसीज एक तरीके से हमारे जो दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, उसकी वजह से हमारे देश के लोग इधर आते हैं, या हमारे देश के लोग इधर से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के लोग आते हैं। जो भी हमारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रिलेशन है उनको मैनेज करने के लिए एक तरीके से यूँ मान लीजिए वहाँ पर हमारे देश का ऑफिस है फॉरेन में, उन एम्बेसीज को हम अपने ही देश में मानते हैं। तो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग होंगे फॉरेन एम्बेसीज में, लेकिन जितने इंडिया के काम कर रहे होंगे वो तो सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर भी इंडिया का है, उनकी सिटीजनशिप भी है। लेकिन जो बाहर काम करने वाले हैं, जो बाहर के लोग फॉरेनर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनका भी क्योंकि एम्प्लॉयर इंडिया का हो गया और लोकेशन का रूल माने तो एम्बेसीज जो होती हैं जिस भी टेरिटरी में होती है वहीं की मानी जाती हैं, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। तो एम्बेसीज की पूरी इनकम जो है हमेशा नेशनल इनकम रहेगी ही रहेगी। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं कि कोई भी पर्सन है उसके लिए हमें यही रूल फॉलो करना है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि जैसे एग्जांपल है, एक फॉरेनर है जो कि इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहा है कनाडा और जापान में। अब उसकी दो चीज़ें बाहर की हो गई है, वो खुद फॉरेनर है और वो हमारी लोकेशन उसकी बाहर की आ रही है, दो चीज़ें बाहर की, सिर्फ उसका एम्प्लॉयर इंडिया का है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट है। लेकिन उस एम्बेसी में अगर हमारे लोग काम कर रहे होते तो फिर वो चीज़ जाएगी कि वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट। एक चीज़ समझिए, नॉर्मल रेजिडेंट की कंसेप्ट हम समझ रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकें। जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्हीं की फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।